गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। महाकुंभ के आखिरी पड़ाव में भी श्रद्धालुओं की भीड़ हिंदू एकता का संदेश दे रही है। यही बात विपक्ष को पसंद नहीं आ रही। अखिलेश यादव समेत कई नेता महाकुंभ पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव के निशाने पर बीजेपी और मोदी योगी की सरकार है। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना, उसमें ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूँगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। समाज में धर्म हमारा व्यापार का सवाल नहीं हो सकता है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 12,000 करोड़ रुपए लगाए भी हैं, इससे 3 लाख करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। और अगर 3 लाख करोड़ का व्यापार यूपी को हुआ है तो कम से कम जीएसटी तो मिली होगी ना। अगर 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है तो आप सब व्यापार से जुड़े लोग हैं, तो हमें मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि जीएसटी कितनी मिली होगी। और अगर जीएसटी मिली है और अगर जीएसटी का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की वही बात होगी 46 में 56 वाली। हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा था। वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही और आरोप लगा रही है कि देश को बांटने का काम जिन्ना और सावरकर ने किया। ये आरोप लगाना कि कौन किसको देश को बांट रहा है, देश को तो बांटने का अगर आप इतिहास जाएंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर जी ने किया था। तो अब उस समय का जो एक समय की घटना थी वो अपने आप में आपके सामने है।
और ये इतिहास है, इसको कौन, तो इनको, मोदी जी को उस इतिहास की जानकारी होना चाहिए। इस बीच बीजेपी के निशाने पर अब बिहार और बंगाल का चुनाव है। पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर, जहां भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त उन्होंने जारी की, लेकिन महाकुंभ में हिंदू एकता का हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली चुनाव में असर देखकर विपक्ष घबराया है। तेजस्वी यादव तो पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से पहले ही हमलावर हो गए। तेजस्वी ने आरोप लगा दिया कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए पीएम मोदी को बिहार और बिहारियों की याद आ गई। तो देखिए, ये जुमलेबाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट में छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो। अब सवाल है, जब आधा हिंदुस्तान आस्था में डूबा है, महाकुंभ के महापर्व में भागीदार हो रहा, उस बीच में तोड़ने वाली सियासत क्यों हो रही? क्यों विपक्ष मोदी योगी के विरोध में व्यवस्था पर सवाल उठाते उठाते आस्था पर ही सवाल उठाने लगा? सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक लड़ाई में विपक्षी हिंदू एकता से इतना डर गया कि हिंदुओं के धार्मिक आयोजन, महापर्व को नीचा दिखाने की साजिश हो रही? सबसे बड़ा सवाल है, क्या हिंदू एकता का असर बिहार, बंगाल में भी दिखने वाला है? तभी खास वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष के निशाने पर हिंदू और सनातनी पर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। इससे पहले कि मेहमानों का परिचय करवाऊं, अब से थोड़ी देर पहले यूपी विधानसभा में महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला है। उनके एक बयान को भी आप सुनिए। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली। चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। प्रियंका भारती जी हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भाटी जी आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। जो कुंभ में हुआ हिंदू एकता का ट्रेलर पीएम मोदी ने कल भी जिक्र किया, आज बिहार में है वहां पर भी जिक्र किया, और असल चिंता यही है कि इससे सारे समीकरण विपक्ष के बिगड़ रहे हैं। और अभी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से 10-15 मिनट पहले जो विधानसभा में कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। नहीं, हिंदू एकता से विपक्ष के समीकरण कैसे बिगड़ जाएंगे, समझने से बाहर की बात है। समझ से ही बाहर की बात है बिल्कुल। ये कुछ तुकी नहीं है इस बात की कि हिंदू एकता अगर होगी विपक्ष के समीकरण बिगड़ जाएंगे, या विपक्ष परेशान है हिंदू एकता को देख के। हिंदू एकता को देख के क्यों विपक्ष परेशान होगा? राजनीति अलग विषय है, राजनीति राजनीतिक मुद्दों पर होगी। सरकार की विफलताओं को हम उठाएंगे, सरकार की विफलताओं पर वोट मांगेंगे, सरकार अपनी सफलताएं बताएगी, वो अपनी उपलब्धियां बताएगी। इससे हिंदू एकता या किसी जाति की एकता या धर्म की एकता से पार्टियों पे क्या फर्क पड़ेगा? पार्टी को क्या दिक्कत है? और अगर ये मान लें, राकेश जी आपकी बात सही मान लें, और जो बीजेपी के लोग भी दावा कर रहे हैं कि सनातन की एकता हो गई है, हिंदू एकता हो गई है, तो अब हम ये उम्मीद करें कि योगी आदित्यनाथ जब भर्ती होगी कोई टीचर्स की, तो उसमें पिछड़ी जातियों के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी शासित राज्यों में, दूसरे राज्यों में भी कोई भर्ती होगी तो ओबीसी के साथ बेईमानी नहीं की जाएगी, ये हम उम्मीद करें। नहीं भाटी जी, ये आपका जातियों के साथ भर्तियों में बेईमानी होती है, ये आपका अपना पॉलिटिकल एलिगेशन है, उसका जवाब रोहन गुप्ता जी देंगे। लेकिन मेरा सवाल है, आपने कहा ना कि हिंदू एकता से घबरा क्यों गए, फिर शिवपाल यादव जी कुछ दिन पहले ये कहते क्यों नजर आए कि सपा का जब शासन आएगा तो अत्याचार की नई पटकथा लिखेंगे और संभल का नाम सबसे ऊपर होगा। आपके एक नेता कहते हैं पागल है क्या, कुंभ में जाएं स्नान करें, मरने के लिए क्या? गंगा में कचरा है, बैकुंठ में लाइन लग गई होगी। क्यों इस तरीके के बयान आते हैं? राम मंदिर बेकार है, नक्शा बेकार है, ये आपके किस नेता ने कहा, बताने की जरूरत है क्या? तो अगर हिंदू एकता से बेचैनी नहीं है तो इस तरीके के बयान नहीं आते। फिर कुंभ फालतू है, मृत्यु कुंभ है, नहीं आते इस तरीके के बयान।
शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी हुई है, ये मेरा पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला है। ठीक, मैंने इसीलिए बोला कि उस पर जवाब देंगे। भाटी जी, मैंने इसीलिए बोला कि रोहन गुप्ता उस पर जवाब देंगे। आपने शुरुआत उठाया ना, जो मेरा सवाल था कि हिंदू एकता से बेचैनी क्यों, तो सर जो बयान मैंने कोट किए वो किस लिए थे? मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि जवाब बीजेपी का प्रवक्ता ही दे, लेकिन राकेश पांडे जी जवाब देने लगे बीच में। नहीं, आपने मेरे सवाल पर सवाल उठाया ना भाटी जी कि हिंदू एकता से हम क्यों घबरा रहे हैं, तो मैंने 10 बयान कोट करके पूछे कि वो घबराहट में बयान था कि क्या था। राकेश जी, मैंने आपके सवाल पे तो मैं बोलूंगा ही, जब आप सवाल पूछेंगे तो मुझे बोलना ही है। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर हिंदू एकता हो गई है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं अब योगी आदित्यनाथ पिछड़ी जातियों के साथ कोई बेईमानी नहीं करेंगे। अरे आपके हिसाब से भाटी जी, अगर नहीं आपके हिसाब से आप हिंदू एकता से नहीं घबरा रहे हैं, तो क्यों ये कहा गया कि अत्याचार की नई पटकथा संभल सबसे ऊपर, राम मंदिर का नक्शा बेकार, कुंभ फालतू है, मृत्यु कुंभ है, पागल है क्या जो कुंभ में नहा कर? नहीं सर, आपको हंसी आ सकती है भाटी जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, आपकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन है, मुझे आपको आपकी सियासत जातीय सियासत के भरोसे टिकी हुई है, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी कि जातियों की सियासत साधनी है, तुष्टीकरण को भी साधना है, तो आपको हंसी आ सकती है मेरे सवाल पर सर। मुझे इसलिए हंसी आ रही है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ये राकेश पांडे की जॉब नहीं है जो आप कर रहे हैं। अरे मैं सवाल आप बीजेपी का बचाव कर रहे हैं, ये आपकी जॉब नहीं है। नहीं, मेरा जॉब पत्रकारिता करनी है, आपको बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बनना है। नहीं, बिल्कुल मेरा जॉब मुझे मत सिखाइए, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा काम क्या है, तो प्लीज मत सिखाइए। मैं बार बार उन नेताओं से सबसे कहता हूं कि मैं किसी को नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं और कोई मुझे पत्रकारिता मत सिखाए। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। आप बोलने की स्थिति में नहीं है उन बयानों पर। मैं बोल रहा हूं बंधु, बोल रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा, लेकिन आप इस सवाल को गोलमोल क्यों कर रहे हैं, इस सवाल को पीछे क्यों हटा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा रहा हूं, मैं अभी रोहन गुप्ता से यही सवाल पूछूंगा, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुका है। भाटी जी, मैं रोहन गुप्ता से कोई सवाल नहीं, आपका ही सवाल पूछूंगा। आप इसका जवाब लें, आपका ही सवाल पूछूंगा। राकेश, मैं दूसरे बिंदु पे आता हूँ। देखिए, जो आपने 2 बिंदु नहीं, मैं उन 2 बिंदु पे ही बोल रहा हूँ। राजकुमार जी, एक लाइन में बोल लेता हूँ, बोल देखिए, ये जो हमारा डिबेट, राकेश पांडे जी, हाँ ठीक है, नहीं, आप ये अवधेश जी, ये बात ठीक नहीं है। अच्छा, रुकिए, ठीक है अवधेश जी, दोनों लोग, आप लोग दोनों में डिबेट को खींच रहे हैं। नहीं, ठीक है, चलिए भाटी जी रिप्लाई करिए। आपका सवाल मैंने एग्जैक्ट ट्रांसफर कर दिया रोहन गुप्ता को, वो रिप्लाई करेंगे, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, हाँ, दूसरा भी पूछ लेना आप उनसे। जो कुंभ पे सवाल उठाने की बात जहां तक है, जो वो ये है आपका जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि गंगा जल के अंदर प्रयागराज में मलमूत्र मिला है, मलमूत्र युक्त जल है, और जो पॉल्यूशन 450 होना चाहिए वो 50,000 है। अब ठीक है भाटी जी, तो ये भी हमारा आरोप नहीं है। मैंने 3-4-5 मिनट आपको दिया, मैं ये कहते हुए रोहन गुप्ता पर जा रहा हूं। सुनिए सर, सुनिए भाटी जी, मैं ये कहते हुए रोहन गुप्ता पर जा रहा हूं कि आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप इन दोनों सवाल का जवाब आरक्षण पर डिबेट बनाना चाहते हैं, जबकि मैं ये नहीं चाहता हूं। और आपने सीपीसीबी के आंकड़ों की बात कही ना सर, 2013 के आंकड़े याद है भाटी जी? नहीं बना रहा, आप बना रहे हो। नहीं, 2013 के आंकड़े याद है? आप जिस फीकल पार्टिकल्स की बातचीत कर रहे हैं सर, आपको पता है 2013 में वो आंकड़ा क्या था भाटी जी? आपको पता है सर 2013 में आप लोगों ने कुंभ करवाया था, आंकड़ा क्या था? वोट हासिल करने के लिए। या कहिए तो मैं आपको गिनवा दूं आंकड़े। टोटल क्वालिफॉर्म 17,000 मिनिमम था, 38,000 मैक्सिमम था, जबकि 25 तो होना चाहिए सर 100 ml में। ये आंकड़ा था उस समय। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब इस सरकार के आखिरी आंकड़े आ जाएंगे, सीपीसीबी अपनी वेबसाइट पर डाल देगा, तो उस पर भी बात करूंगा भाटी जी। लेकिन रोहन गुप्ता, हिंदू एकता पर सवाल, तो इस सवाल को भाटी जी आरक्षण पर डिबेट बनाना चाहते हैं, आरक्षण पर सवाल कि आप हिंदू एकता कर रहे हैं तो क्या जातियों के साथ जस्टिफाई करेंगे? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि आज
आपकी जगह पे राजकुमार जी को बिठाना दीजिए, क्योंकि वो सवाल पूछने के मूड में है, क्योंकि जवाब तो होगा नहीं। जो पार्टी का इनका हाल है, जो नैरेटिव है, जो विचारधारा हो गई है, तो बेचारे राजकुमार जी अच्छे प्रवक्ता हैं, पर उनके पास जवाब ही नहीं है, बोलेंगे क्या? कॉन्फिडेंस से कोई झूठ थोड़ी छिपता है, उनके आत्मविश्वास से कोई झूठ थोड़ी छिपेगा, उनके मुंह पे ही दिखता है कि इज डिफेंडिंग अनडिफेंडेबल। ऐसी पार्टी को जो कुंभ को फालतू कहे, ऐसी पार्टियां जो कुंभ का विरोध करे, सनातन का विरोध करे, उसको इतने अच्छे आदमी जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? बेचारे को हंसना पड़ेगा, आपको सवाल पूछना पड़ेगा। ये एक हकीकत है। आज जिस प्रकार से राकेश जी, ये देश की जितनी भी इंडी गठबंधन के नाम पे पार्टियां इकट्ठी हुई थी, जिस प्रकार से नैरेटिव देश के खिलाफ चले गए हैं, उनको खुद को नहीं मालूम है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। जब से कुंभ शुरू हुआ है, आज एक भी नेता ने कभी भी सकारात्मक बात नहीं की, और जब से भाजपा ने डे वन से कहा राकेश जी ये कुंभ सबका है, पर इन्होंने सनातन विरोधी बयानों में कहीं कमी नहीं छोड़ी, सनातन विरोधी बातों में कहीं कमी नहीं छोड़ी, कुंभ पे सवाल पूछने में कहीं कमी नहीं छोड़ी, कि कुंभ को फालतू तक कह दिया। ये सब चीजें क्या है? अगर आप कहते हैं कि कुंभ से राजनीति मत करिए, तो आप कुंभ का अपमान क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि नहीं, कुंभ में आपका भरोसा नहीं है, तो मत करिए। आप 63 करोड़ लोगों का देश के अपमान कर रहे हैं। आप हर बार कुंभ पे सवाल उठा के ये बता रहे हैं कि 63 करोड़ लोगों को मालूम नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, उनके विवेक पे सवाल उठा रहे हैं। और आप 63 करोड़ लोगों के जब विवेक पे सवाल उठाते हो, तो देश आपके खिलाफ हो जाता है पार्टी की। ये मेरी आपको एडवाइस है, प्लीज ध्यान रखिए। विरोध करिए सरकार का, आपका अधिकार है, आप सवाल पूछिए, पर वो आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे कि कहां पे आपको सवाल पूछना है और आप देश के खिलाफ होंगे। सवाल का जवाब आपने भी नहीं दिया ना भाटी जी, सवाल का जवाब आपने भी नहीं दिया सर। देश की लाइन को आपके हिसाब से अगर रोहन गुप्ता सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तो आपने भी सीधे और सपाट सवाल का जवाब नहीं दिया, और आप डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार सबसे पहले टिप्पणी ले लूं। अब प्रियंका भारती जी, आज पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों को आस्था से नफरत है, जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि जो 63 करोड़ डुबकी हो गई उनको गाली दी गई है, तो कुंभ को फालतू कह देना यह वाकई भारी पड़ने वाला है क्या? और आने वाले चुनाव में इस साल के आखिर में यह बड़ा मुद्दा रहेगा। राकेश जी, गाली देने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने खुद प्रोडक्शन हाउस खुद का खोल लिया। गाली देने में, गाली सबको सिखाने में, गालीबाजों को मुख्यमंत्री बनाने, वो मुख्यमंत्री बनाने में वो गाली पर बात कर रहे हैं। वो खुद बिहार का वो साल तो हम भूले नहीं है। मैं बिहारी हूँ, मुझे याद है हमारे डीएनए को गाली दी गई थी, नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी गई थी। आज वहां मंच पर जब मोदी जी खड़े थे, बोल सकते थे 10 बार नीतीश जी का नाम लिया, एक बार बोलते नीतीश जी हम माफी मांगते हैं, हम आपके डीएनए को गाली दिए थे, इतना ही छोड़िए। एक और बात बताती हूँ आपको, ओपी धनखड़ को बनवाए थे ना ऑब्जर्वर यहाँ दिल्ली में, अपना वो गालीबाज नगीना चुनने के लिए, वही ओपी धनखड़ को बनाए थे जिन्होंने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, बिहारी महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। क्या कहे थे? बिहार से महिलाओं को लाएंगे, हरियाणा के लड़कों से ब्याह करवाएंगे, उनको ऑब्जर्वर बनाए। तो गाली देने के बारे में तो मोदी जी हम लोगों को ज्ञान ना ही दें। और रही आगे की बात, तो कह रहे थे किसानों की आय दुगनी हो गई। पता होना चाहिए देश में सबसे कम किसी प्रियंका जी, कुंभ को फालतू कहना, कुंभ को फालतू कहना, ये 63 करोड़ डुबकी जिन्होंने लगा दी उनको गाली है कि नहीं है? गाली की बात कर रहे थे ना मोदी जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, नहीं, किसने कितने नगीनों को कहां भेजा, इस पर जाऊंगा तो आपकी पार्टी बहुत साफ नहीं है, तो उधर मैं डिबेट को फिर डिरेल नहीं करना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, कुंभ को फालतू कहना 63 करोड़ लोगों के लिए गाली है कि नहीं है, जिन्होंने डुबकी लगाई है? 14 करोड़ बिहारियों के डीएनए को गाली देना मैं पूछ रहा हूँ। अरे तो वो बिहारी भी पहुंचे हैं डुबकी लगाने के लिए, गलत है। तो क्या फालतू कह देना उन बिहारियों को गाली है कि नहीं प्रियंका जी? और हमारे डीएनए को आके गाली देंगे। अरे जिन बिहारी लोगों ने, प्रियंका जी, जिन बिहार के लोगों ने डुबकी लगाई है, कुंभ को फालतू कह देना उन बिहारियों के लिए गाली है कि नहीं है? पहले मुझे ये बताइए, उससे पहले शुरुआत जहां प्रधानमंत्री मोदी हमारे डीएनए को गाली देके करते हैं, माफी। अरे आप फालतू पर बोलना नहीं चाहती हैं, आप बहुत तरीके से उसको स्किप करना चाहती है, तो आप बोल दीजिए कि मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, स्किप कर रही हूँ क्वेश्चन को। आप हमको अशिक्षा पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, भुखमरी पर नहीं बोलने देंगे। आप हमको ये नहीं, ठीक है। आप लोगों के राज में कितनी अशिक्षा, कितनी बेरोजगारी थी? आप लोगों के राज में कितनी अशिक्षा, कितनी बेरोजगारी थी? वो उसके लिए डिबेट कम पड़ जाएगी। तो मैं फिर तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं मूल सवाल है कुंभ को फालतू कहना गाली है कि नहीं उन बिहारियों के लिए जिन्होंने डुबकी लगाई? बात करेंगे इस पर, हमसे शिक्षा पर हमसे बात करेंगे। 20 साल से कौन है, 11 साल से कौन है, बताएंगे जवाब। आप लोगों ने बहुत विकसित छोड़ा था। आप लोगों का जब शासन काल खत्म हुआ था तो बहुत विकसित था, एक आदमी बेरोजगार नहीं था। हम थे प्रधानमंत्री 11 साल से देश के, तेजस्वी यादव थे जो थे, उनसे ठीक है। अवधेश जी, कुंभ फालतू कहना उन बिहारियों के लिए गाली है कि नहीं गाली है? जिन्होंने डुबकी लगा ली है उस पर प्रियंका जी नहीं बोलना चाह रही हैं।
राकेश जी, देखिए राकेश पांडे जी, अभी तो हमारे टेलीविजन पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है कि महाकुंभ में उमड़ता हुआ जन समूह, उसकी जो दिव्य आभा है, उससे अगर हमारे राजनीति में अब कुंभ को लेकर निगेटिव बात करने, सनातन हिंदुत्व के प्रश्न से बचने का आलम बन गया है कि ये भय है, तो पता चलता है कि देश कितना बदला है। और ये बहुत बातों पर बहस हो सकती है कि हाँ वहाँ पॉल्यूटेड वाटर है, फलाना है, गरीबी है कि नहीं है, लेकिन इस समय जवाब लेंगे मेरे से? अरे यार सुनिए अब जवाब लेंगे? नहीं सुनिए प्रियंका जी अवधेश जी आप तो सुन लेते, एक बार सुन लीजिए। अभी बादल देवनाथ भी इंतजार कर रहे हैं, एक बार सुन लीजिए क्या कहा इन्होंने। अवधेश जी अपनी बात करिए। ऐसा है कि अरे भाई ये तो बीच में बोलेंगी तो सुनाई नहीं दिया। देखिए राकेश पांडे, इस समय महाकुंभ का दृश्य जो है, उस महाकुंभ के दृश्य ने केवल भारत की राजनीति ही नहीं दुनिया को अचंभित किया है कि इतने प्रचार के बावजूद कि पानी में जहर है, वहां जो मृत्यु हुई तो लाशें जो है बालू में ढक दिया गया, ट्रेनें नहीं है, बसें नहीं है और भीड़ रास्ते से जाना कठिन है लोग, इसके बावजूद अगर वहां करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं तो वो एक भय पैदा हुआ है कि हम लोग तो ये क्रांति करते थे, ये कौन सा भाव है, ये कहां से लोग जा रहे हैं, न कोई जाति है, न कोई पंथ है, न कोई क्षेत्र है, सबसे ऊपर उठ के एक भाव से कि एक डुबकी हमको लगानी है। तो इस भाव ने जो देश का माहौल बनाया है, उसमें राजनीतिक पार्टियां अब कुंभ पर सीधे बोलने की बजाय, सनातन हिंदुत्व पर बोलने की बजाय अब वो बाएं दाएं जा रही है। ये कुंभ पर बहस करने को तैयार नहीं है। न राजकुमार भाटी एक लाइन बोलने को तैयार है, न तेजस्वी यादव बोलने को तैयार है, न प्रियंका भारती बोलने को तैयार है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और ये महंगा ये महंगा पड़ चुका है, क्योंकि बिहार से, बंगाल से अगर गांव से लाखों की संख्या में लोग डेली निकल के आ रहे हैं, उनको अगर आपने फालतू कहा है और किसी ने जहरीले पानी में, विषैले पानी में स्नान करने वाला मूर्ख मान लिया हो तो उसको राजनीति नहीं। और इसीलिए कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा शुरू हुआ है, अभी बिहार में है, अलग अलग जगहों पर जाना है, बंगाल में भी सुगबुगाहट है, और इसीलिए बादल देवनाथ अभी से मीटिंग शुरू हो गई है भाई आप लोगों की कि मृत्यु कुंभ बोल दिया, वो भी बौखलाहट थी, मीटिंग शुरू हो गई है। और ये जो पीएम मोदी का संदेश है, ये समीकरण आपके भी बिगाड़ रहा है। साल भर में चुनाव है आपके यहाँ भी। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी और बंगाल के राजनीति और एक साल पहले से क्यों पूरा साल तक चलता है ये। तो आज जो मीटिंग है, कल की 27 तारीख जो मीटिंग है नेताजी इंस्टीट्यूट में ममता दीदी का, वो साल भर चलता है। इसके बाद मोदी जी आएंगे या लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव होगा कि पंचायत चुनाव, इसके लिए ममता बनर्जी पहले से तैयार रहते। इसी का 49 साल का उनका कैरियर, ये 49 साल का कैरियर। मैं राकेश जी, जो आप जो बोल रहे फालतू, और जो लालू जी ने फालतू ये जो आप महाकुंभ मृत्युंभ, ऐसे कोई नहीं, कुछ नहीं कहा। फालतू का मतलब महाकुंभ फालतू नहीं है, मृत्यु को महाकुंभ मृत्यु में। दीदी ने कहा महाकुंभ को मैं सम्मान करता हूँ, और फालतू का मतलब एक सवाल उठाना महाकुंभ जब जोगी। अरे नहीं, अब एक्सप्लेनेशन में मत जाइए ना बादल देवनाथ। एग्जैक्ट लाइन मैंने कोट की है, नहीं फालतू है। अरे बोल देते कि व्यवस्था फालतू है तो बात समझ में आती, कोई सवाल नहीं उठता। आप बोले कि कुंभ फालतू है और उसके बाद कहे हमने तो व्यवस्था पर बोला था। अरे तो नाम ही लेते कि व्यवस्था फालतू है, क्या दिक्कत है कुंभ को बीच में लाने की? हाँ, यही बात है, व्यवस्था में फालतू है। अरे तो बात है तो अपने नेता को सिखाइए ना भाई, सुनिए कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ ना बोले, अपने नेता को सिखाइए। आप आंसर ना दीजिए, मुझे आपने बुलाया, 10 सेकंड तो टाइम दीजिए प्लीज। नहीं 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, 10 क्यों? जोगी जी मोदी जी जब नहीं रहेंगे, इससे पहले भी कुंभ महाकुंभ होता था, और उसके बाद जोगी जी मोदी जब नहीं रहेंगे तब भी कुंभ और महाकुंभ मेला होगा। तो मतलब इसको लेके राजनीति में ट्रांसफर करना, ये तो मोदी जी जानते हैं और जोगी जी जानते हैं। लेकिन जहां पर 60 करोड़ लोग वहां पर पहुंच रहे, तो व्यवस्था तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट में नहीं किया। और जो पानी के बारे में जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने जो आवाज उठाया गंगा के बारे में चर्चा करता है, तो वो भी भाजपा का गवर्नमेंट का है। वो तो नहीं ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूं बादल देवनाथ, आज सब सवाल स्किप करना चाह रहे हैं, सब सवाल स्किप करना चाह रहे हैं। भाटी जी, क्यों बातचीत उठी थी हिंदू एकता से? क्योंकि अब हो गया बादल देवनाथ जी, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा में क्या हुआ हमने देखा, बिहार में चुनाव है और बंगाल में चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे शुरू हो गए हैं, और महाकुंभ को लेकर जो बयान दिए गए वो बयान हथियार है भारतीय जनता पार्टी के, ये बिल्कुल साफ है। और इन जगहों पर माना यही गया, तमाम एनालिस्ट ने यही माना कि भाई हिंदू वोट बैंक एकजुट रहा, जातियों में नहीं टूटा,
इसलिए कुंदरकी मिल्कीपुर में जो हुआ, इसलिए दिल्ली महाराष्ट्र हरियाणा में जो हुआ। और 27 के रेस में अभी से आप लोगों को भी, भाई ठीक है सारी पार्टियां लगेंगी, क्यों नहीं लगेंगी, लगना भी चाहिए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कही कि गैर सनातनी को आप लोगों ने कुंभ का प्रभार दिया था 2013 में। 2013 में आजम खान साहब मेले के प्रभारी थे। इस बार कौन प्रभारी हैं राकेश पांडे जी? इस बार के मेले के प्रभारी कौन है? इस बार तो वो खुद सीएम ने कहा है कि मैं तो खुद नजर रख रहा हूं। पांडे जी नहीं, नजर तो उस समय भी मुख्यमंत्री रख रहे थे, प्रभारी भी तो हैं इस बार कोई नहीं। वो तो योगी ने कह दिया भाटी जी की। खैर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था, किसी को भी पता नहीं है, अवधेश जी भी नहीं बता पाएंगे। उस बार के मुख्यमंत्री को तो फुर्सत ही नहीं थी कुंभ में जाने की। ये बात देखो, योगी एक तो ने आप कही है। क्यों नहीं, एक तो आप हमें हर सेंटेंस पर टोकते हैं, ये अच्छी बात नहीं। अरे आप बीच में पूछ लेते हैं तो बोलना पड़ता। चलिए 30 सेकंड आप बोलिए। सच्चाई ये है कि इस बार प्रभारी कौन है किसी को पता ही नहीं है। राकेश जी भाजपा को टोकते नहीं है। ना तो अवधेश जी बता पाएंगे, ना रोहन गुप्ता बता पाएंगे, ना आप बता पाएंगे। देश में किसी को पता ही नहीं है प्रभारी कौन है प्रभारी कोई IAS अफसर है जिसका नाम तक नहीं पता। आजम खान का आज तक आपको पता है कि प्रभारी थे। उन्होंने इतना शानदार वहां प्रबंधन किया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम आई थी उसका अध्ययन करने के लिए, और उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी है 2013 के आपको तो आपत्ति है कि किस किस तरह शानदार आयोजन हुआ है, किस किस तरह व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन मैंने जो 2 सवाल रोहन गुप्ता से पूछे थे, कुंभ से ही तो संबंधित है। कुंभ में प्रदूषण है, मलमूत्र मिला हुआ है, रिपोर्ट तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है जो मोदी जी के अधीन आता है। रोहन गुप्ता उस सवाल से क्यों बच रहे हैं? बोलिए रोहन जी, रिप्लाई करिए। तो मैं ये पूछना ठीक है मैं बीच में आ ही नहीं रहा हूं। रोहन जी रिप्लाई करिए भाटी जी। तो दलित और पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अब नहीं होगा। इस बात सुन लीजिए पहले राजकुमार भाटी ये चीज अभी तक नहीं समझा पाए कि सनातन का अपमान करने में उनकी पार्टियां क्यों नहीं चुक रही। अभी उनका वो कार्ड फेल होगा और मोदी जी ने पूरे देश की और में राकेश आपके पॉइंट से आपत्ति है, बीच में मत बोलिए। अब आप बीच में मत बोलिए। आपने कहा कि हिंदू इकट्ठा हो गए, हिंदू नहीं पूरा देश इकट्ठा हुआ। आप दिल्ली में देखिए 15% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है। पूरा देश इकट्ठा हो गया ये नफरत की राजनीति के खिलाफ। ये खाली हिंदू की बात नहीं है, पूरे देश की एकता की बात है। और इसीलिए उनके जो समझ नहीं आ रहा है कैसे जवाब दे। मोदी जी ने पूरे देश को बात किया, एक ये तो सेफ है। आपने सबको डिवाइड एंड रूल किया और इस बीच दिल्ली में करीब 15% मुस्लिम भाई बहनों ने भाजपा को वोट दिया है। ये हकीकत है। अब जाएंगे कहाँ? तुष्टीकरण भी फेल हो गया। जातिवाद से पाटना फेल। एक मिनट रोहन जी रुकिए ना। भाटी जी सुनिए ना सर, मेरी निष्ठा की चिंता मत करिए। हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूँ सर, अपनी निष्ठा अपनी साख की चिंता करिए सर। आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और आप कह रहे हैं ना कि हिंदू एकता से दिक्कत नहीं है, तो एक बटोगे तो कटोगे नारा है। उसके जवाब में करीब दर्जन भर से ज्यादा आप लोगों की पार्टी के नेताओं ने पोस्टर लगा दिए। इधर-उधर भाग रहे हैं, पोस्टर लग गए दर्जन भर से ज्यादा। मैं बिना गिने कह रहा हूँ। तो वो बेचैनी ही थी उस हिंदू एकता वाले नारे से। सारे सवाल विपक्ष से ही हैं। तो आपको सवालों से दिक्कत है ना? मतलब आपके सवाल मैंने बीजेपी को ट्रांसफर कर दिए तो भी आपको दिक्कत है, अपने मन से पूछे तो भी दिक्कत है। आपके पास तो जवाब ही नहीं। गंगा जल में मलमूत्र मिला हुआ है, अरे तो 2000 नहीं ठीक है, अभी तो इस बार का फाइनल आंकड़ा नहीं आया भाटी जी। 2013 का आंकड़ा मैंने रख दिया और तब भी संगम तट पर गंगा जल साफ रहे, आप लोगों की जिम्मेदारी थी। 10 गुना ज्यादा आंकड़ा था। मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ। टोटल क्वालिफॉर्म मैक्सिमम 38,000 तक गया था। सवालों से दूर नहीं भागता। तो मैं उधर डिबेट करके आप डिरेल करना चाहिए, समय खराब करिए भाटी जी। आपकी पॉलिटिकल मजबूरी में समझ रहा हूँ। पूरा रिपोर्ट सुनिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पूरा रिपोर्ट। अरे 38, हाँ तो ठीक है ना, सरकार ने मांगा। ठीक है 45,000 जिस दिन पेपर पर आएगा, पब्लिश हो जाएगा CPCB की वेबसाइट पर, उस पर भी बात करूंगा भाटी जी, उस पर भी बातचीत करूंगा। कोई भागने की बात नहीं है। लेकिन प्रियंका भारती कैसे फालतू हो गया? हाँ ठीक है, मुझे वो बताइए। प्रियंका भारती ये अक्ष प्रश्न बना रहेगा और ये मान लीजिए कि गलती हो गई है कुंभ को फालतू बोलना। जानते हैं राकेश जी, आप बहुत बढ़िया काम किया पत्रकारिता में। आप 2013 के आंकड़े निकाल करके लाए हैं और उससे आपने पोल पट्टी खोल दी है अभी के नेताओं की। 37,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ था ना गंगा मैया को क्लीन करने में। 18,000 करोड़ खा भी गए हैं, क्लीन क्यों नहीं हुआ भाई? कहाँ गए वो पैसे? सारे के सारे घर बनाने में, मशरूम खाने में, कपड़ा लत्ता सिलवाने में, उसमें पैसा गया है क्या? क्योंकि स्कूल तो बिहारियों को मिला नहीं, जॉब तो उनको मिला नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट तो हमारे यहाँ आया नहीं। आया क्या था?
खाली बोली लगेगा बिहार का, बिहार में बोली लगाने आएंगे। 50,000 करोड़ को 60,000 करोड़, 200 वाला करोड़ दिए देंगे घंटा हम लोगों को, ठीक है, देंगे हर बार हम लोगों को। ठीक है, किसने किसकी बोली लगाई है ये चुनावों में जनता तय करती है। प्रियंका भारती जी, दिल्ली में तय हुआ, महाराष्ट्र में तय हुआ, हरियाणा में तय हुआ, इस साल के आखिर में बिहार में भी तय होगा और फिर बंगाल में भी तय होगा, 27 में यूपी में भी तय होगा, 29 में फिर देश में तय होगा। तो ये वक्त के साथ जनता तय करती है, काम उस पर छोड़ दिया करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।